Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to start the second part of combination of cell, that is the parallel combination. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के सेकेंड पार्ट यानी कि समांतर क्रम संयोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे. चलिए देख लेते हैं कि व्हेन ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स और एनोड प्लेट्स ऑफ अ सेल कनेक्टेड टुगेदर विथ अ पॉइंट and all the negative plate or cathode plates are connected together with the another point, then this type of combination of cell are also called as parallel combination. तो इस टाइप के जो सेल का कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं parallel combination. Let us suppose we have two cell of EMF E1 and internal resistance R1, while in the EMF E2 and internal resistance R2 are connected parallelly between the arms AC एंड विद द पॉइंट B1 B2. मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल हैं जिनके EMF E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं. उनको पैरेलली ब्रांच AC में B1 B2 पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है. तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे इनके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं. तो लेट अस सपोज I1 बी द करंट सप्लाइड बाय द सेल E1 व्हाइल I2 बी द करंट सप्लाइड बाय द सेल E2 एंड दीज टू करंट्स मीट एट पॉइंट B टू बिकम द मेन करंट I. आप लोग जानते हैं किरचॉफ के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ. इधर से अगर I1 करंट है, इधर से I2, तो पॉइंट B पर जो करंट यहाँ पे मिल करके बनेगी वो हो जाएगी I, जिसको हम लोग मेन करंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं. सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल करंट आप लिख सकते हैं टोटल करंट इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा टोटल करंट को I से दिखा रहे हैं तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी कैन डिटरमाइन द करंट I1 एंड I2 टू गेट द I. अब हम लोगों को क्या करना होगा कि डिटरमाइन करना होगा I1 और I2 को ज्ञात करना होगा I को फाइंड करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. I1 और I2 कैसे फाइंड करेंगे. हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलली कनेक्ट होता है कोई बॉडी तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड नहीं होता है, यानी कि जो पोटेंशियल अक्रॉस B1 B2 आएगा वो चाहे इस ब्रांच का हो चाहे इस ब्रांच का हो, दोनों का सेम ही आएगा. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर सेल E1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर सेल E1 अगर हम पहले सेल के लिए बात कर लें द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल B1 B2, अगर B1 B2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि हम लोग जान रहे हैं फार्मूला, हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF ऑफ अ सेल इज गिवन एज V इज इक्वल टू E माइनस IR. सो फॉर द फर्स्ट सेल V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखो I1 की हमको वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं I1 की पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. I1 इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि E1, यहाँ पे आप इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा और ये E1 माइनस V अपान R1 आपको ये बनाना चाहिए इक्वेशन नंबर सेकेंड. चलिए सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली फॉर सेल E2 अगर हम E2 के लिए इसी तरीके से लिखना चाहें तो हम I2 लिख सकते हैं. I2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा E2 माइनस V अपान R2. दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड. तो देख रहे हैं आप I1 और I2 की वैल्यू हम लोग देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों ब्रांचेज में पॉइंट B1 B2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा. तो हम लोगों को अगर I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुकी है तो हम लोग क्या करते हैं कि I1 I2 की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट. लेट on substituting the value of I1 I2 in equation first we get the total current I is equal to I1 की वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे कि E1 माइनस V अपान R1 और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस E1 E2 माइनस V अपान R2. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो I इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ से हम लोग E1 अपान R1 और प्लस E2 अपान R2 को एक साथ लेते हैं तो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 ये वैल्यू हमने एक साथ ले ली. और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे V कॉमन है या फिर आप माइनस V है दोनों में तो हम माइनस V कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना आपके पास कि 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ये वैल्यू आपके पास बचेगी. तो चलिए अगर यहाँ पे हमको I इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V और ये आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2. तो हम लोगों को ये V की वैल्यू चाहिए. V की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं.
अगर हम इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके चले आए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि v और ये बचेगा कितना कि 1/r1 + 1/r2 इज इक्वल टू, और इस i की वैल्यू को हम इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा e1/r1 + e2/r2 और ये वैल्यू आएगी -i, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, v यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे r1 r2 तो यहाँ पे आ जाएगा r1 + r2, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी एलसीएम आपका जो आएगा वो आएगा कितना कि r1 और r2, और जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e1r2 + e2r1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो -i। हम लोग v निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि v इज इक्वल टू, अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो r1 r2 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा e1r2 + e2r1 अपान ये मिल जाएगा आपको r1 + r2, ये इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम अगर इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे i में तो हमको कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं, ये आ जाएगा -i और ये वैल्यू मिलेगी आपको r1 r2 अपान r1 + r2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो r1 r2 ऊपर हो जाएगा और r1 + r2 नीचे हो जाएगा। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन सेम कैसे है जैसे आप लोग ये यूज़ करते थे किसी भी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, आप लोग यूज़ करते थे v = e - IR। तो जरा सा गौर करिए कि v = e - IR के टर्म का आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कम्बिनेशन इज E इक्विवेलेंट। अगर हम मान लें कि इस पूरे कम्बिनेशन का, जैसे इन दोनों सेलों को हटाकर इनकी जगह अगर हम एक सेल लेना चाहें और उसका EMF अगर E हो और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, या फिर हम लोग मान लें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, तो हम क्या लिखते हैं v = e - IR। तो लेट अस सपोज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल गिव्स द EMF E इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस गिव्स द R इक्विवेलेंट। मान लेते हैं इन दोनों सेलों को हटा करके अगर हम इनकी जगह एक सेल रखें जिसका EMF E इक्विवेलेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट B1 एंड B2 इज गिवन एज। तो हम लोग उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे सकते हैं कि v = E इक्विवेलेंट -i, यहाँ पे देखिए v = E - IR लिखते हैं आप, तो -i और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद द 5, हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 को 5 से कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। अगर इक्वेशन 4 को 5 से आप कंपेयर करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट नजर आएगा कितना, देखिए कंपेयरिंग दिस टू हम लोग लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग, हम लोग क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट द EMF, यानी कि E इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। इक्विवेलेंट EMF कितना मिलेगा कि E1r2 + E2r1 अपान R1 + R2, और जो R इक्विवेलेंट यहाँ पे हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा हमको R1 R2 अपान R1 + R2। तो ये दोनों कंक्लूजन आपके सामने निकल करके आ रहे हैं कि अगर दो सेल हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो कितना आएगा, E1r2 + E2r1 अपान R1 + R2, वाइल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वो आएगा R इक्विवेलेंट = R1 R2 अपान R1 + R2। दीज टू इक्वेशंस आर आल्सो रिटन इन द कन्वीनियंस फॉर्म। इसको हम लोग अगर कन्वीनियंस फॉर्म में लिखना चाहें, सरलतम रूप में लिखना चाहें, तो इसको हम लोग एक और तरीके से फॉर्मूला याद करने के लिए इस तरीके को अपना सकते हैं आप। E इक्विवेलेंट अपान, अगर हम लोग यहाँ पे R इक्विवेलेंट करें, यानी कि E इक्विवेलेंट में R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दें तो आपको देखियो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा E1 अपान R1 + E2 अपान R2। ये कैसे मिलेगा आप देख सकते हैं, डिवाइड आप करेंगे तो जो R1 + R2 की वैल्यू है ये कैंसिल होगी और इसके नीचे आ जाएगा R1 + R2, तो R2 से R2 कैंसिल होगा तो E1 अपान R1, और यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल होगा तो E2 अपान R2 आपको मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आप याद रख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट = E1 अपान R1 + E2 अपान R2। और अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं कि 1 अपान R इक्विवेलेंट = 1 अपान R1 + 1 अपान R2। तो इसको आप याद रखेंगे, सिंपली आपको याद रहेगा 1 अपान R इक्विवेलेंट = 1 अपान R1 + 1 अपान R2, और यहाँ पे आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट = E1 अपान R1 + E2 अपान R2। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर n सेल्स। अगर हम मानते हैं कि हमें n सेल दे दिए जाएं और उनको पैरेलली कनेक्ट करना हो तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
Let us suppose n identical cell of EMF E and internal resistance R are connected पैरेलली विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हम मान लेते हैं कि हमारे पास n आइडेंटिकल सेल हैं इन सभी सेलों के EMF E हैं, आइडेंटिकल हैं तो सबके EMF सेम रहेंगे और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं जिनको हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें करंट जानना चाहें कितना होगा तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट EMF यहाँ पे फाइंड करेंगे, E इक्विवेलेंट, यानी कि अगर हम इक्विवेलेंट EMF निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि द equivalent EMF is equal to the EMF across the each cell because these are connected parallelly and identical। चूंकि ये सेल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो EMF माने कि जो पहले सेल का EMF रहेगा वही पूरे कॉम्बिनेशन का EMF बनेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल या EMF है वो डिवाइड नहीं होता है। तो E इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट EMF कितना होगा कि EMF ऑफ ईच सेल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये E होगा। तो हम लोग E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे E लिख सकते हैं। दूसरी बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल आर ये पैरेलली कनेक्ट है और कितने हैं n हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये पैरेलली कनेक्ट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो 1/r इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ऐसे ही आप करेंगे कितने बार कि n टाइम्स, n बार आप ऐड करेंगे। तो अगर आप ऐसे 1/r n बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा n/r। आप देखेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा n/r। तो यहाँ से अगर हम r इक्विवेलेंट मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो वो हमको मिल जाएगा कितना कि R/n। R इक्विवेलेंट जो मिलेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा R/n और जो टोटल EMF मिलेगा वो मिलेगा E के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लें तो चलिए देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम कैपिटल R या फिर RT कर लें तो RT इज इक्वल टू कितना होगा कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि R टोटल जो आएगा वो आ जाएगा कितना कि R इक्विवेलेंट हमको मिला है R/n, तो हम लिख सकते हैं R/n प्लस कैपिटल R, ये मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल EMF हमको पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें जो मेन करंट फ्लो करेगी I वो कितना होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि मेन करंट अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन करंट I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपान R टोटल। तो हमको ये कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको कि E इक्विवेलेंट, यहाँ पे वैल्यू देखिए जरा सा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट आपने पाया है कितना कि E, और हमने देखा कि R टोटल जो आया वो कितना आया R/n प्लस R। तो ये आपको मिल जाएगा I, यानी कि जो मेन करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि करंट इन ईच ब्रांच, अगर हमसे पूछा जाए कि करंट, यहाँ पे जो करंट होगा करंट इन ईच सेल या थ्रू ईच सेल, तो हमको अगर प्रत्येक सेल से करंट पूछा जा रहा है, करंट इन ईच सेल, अगर प्रत्येक सेल से करंट लेट सपोज I डैश हो, तो आप देख रहे हैं कि जो करंट I है ये कितने पार्ट से मिलकर के बनेगा, ऐसे ही n पार्ट से मिलकर के बनेगा, तो यानी वो n पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं I डैश दैट इज करंट थ्रू ईच सेल इज इक्वल टू I/n, जो प्रत्येक सेल से करंट होगा वो I/n के बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम टॉपिक बात कर लें तो आपको पता है कि जो ये हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं इसको कब ये मतलब ये कब एप्लीकेबल होगा या कब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे है करंट के लिए, आप याद रख लीजिए, जिसको हम लोग केस फर्स्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है आपका कि जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो। केस फर्स्ट है कि जब हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो R इक्विवेलेंट है ये बहुत कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, इसका मतलब कि जो R/n आया वो बहुत कम हो कैपिटल R से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा
कि अगर R बाई N बहुत कम है कैपिटल R से, तो चलिए आई देख लेते हैं। करंट अगर आप निकालेंगे यहाँ पे तो देखिए करंट कितना आएगा, तो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना कि E अपान, देखिए R बाई N बहुत कम है तो हम लोग R बाई N को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो आएगा E अपान कैपिटल R, E बाई कैपिटल R, यानी कि E बाई कैपिटल R। जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मान ली कोई सेल है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो वो करंट कितना प्रोवाइड करेगा कि I इज इक्वल टू E EMF ऑफ सेल अपान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो E बाई R दैट इज हम कह सकते हैं कि करंट ड्यू टू वन सेल, तो एक सेल जितना करंट प्रोवाइड करेगा वही उतना करंट हमको मिलेगा कॉम्बिनेशन में, कब, जबकि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो। नाउ द केस सेकंड, अगर हम केस सेकंड की बात कर लें, केस सेकंड क्या है आपका कि इफ द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि आर इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द कैपिटल आर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आर बाई एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो चलिए इसमें भी करंट को हम निकाल लेते हैं। अगर करंट को आप निकालेंगे इस सिचुएशन कि कैपिटल आर बाई एन बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, आर बाई एन जो है वो बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो हम लोग कैपिटल आर को नेग्लेक्ट मानेंगे, यानी कि आई जो आएगा वो कितना आएगा कि ई अपान आर बाई एन आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना कि एन इंटू ई बाई आर। अब जरा से देखिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है किसी सेल का, तो उस सेल के द्वारा जो करंट दी जाएगी वो होगी ई बाई आर, यानी कि हमको मिलेगा कितना, जो करंट हमको आई मिला वो n इंटू करेंट, यहां पे लिख सकते हैं करेंट ड्यू टू वन सेल, तो एक सेल का जो करंट है उसका n गुना मिल रहा है। देखिए जब आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो जो करंट मिल रहा है वो एक सेल का n गुना मिल रहा है, और इसमें क्या मिला कि केवल एक सेल के बराबर करंट मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें मैक्सिमम करंट कब मिलती है, तो आप केस सेकंड याद रखेंगे इस केस को, यानी कि व्हेन द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन द करंट इन द सर्किट इज n टाइम्स टू द करंट प्रोवाइडेड बाय द ईच सेल, तो वो एक सेल के द्वारा जो करंट प्रोवाइड होगा उसका n गुना होगा। तो ये तो कुछ केसेस की बात रही। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज इक्वल टू, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, और वो कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू आपको पता है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात रही। अब यहाँ पे बात आती है कि पावर, अगर हम पावर की बात कर लें तो P इज इक्वल टू आपको मिलता है आई स्क्वायर कैपिटल आर, आई की वैल्यू आपको पता है E अपान आर बाई एन प्लस आर, तो आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको पावर मिल जाएगा, एंड दिस पावर विल बी मैक्सिमम। ये जो पावर होगा हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P मैक्सिमम, और ये कब होगा कि व्हेन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर जो ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, व्हेन द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस सर्किट विल बी मैक्सिमम, दैट इज P इज इक्वल टू P मैक्सिमम, कब कि व्हेन आर इन इक्विवेलेंट यानी इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये कंडीशन आप रखेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर जो है इस सर्किट में कितना कंज्यूम होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, और इससे जुड़े जो फैक्ट्स आपको बताए गए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।